न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी की। जापान दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी आज क्योटो के प्राचीन तोरोरी मंदिर गए, वहां पूजा अर्चना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एबे के साथ मौजूदगी में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच पहला बड़ा करार हुआ है। मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी अब जापानी स्मार्ट सिटी क्योटो की तरफ विकसित होगा। इस बाबत भारतीय राजदूत और क्योटो के मेयर ने करार पर दस्तखत किए। वाराणसी यानी कि काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने के लिए जब करार पर दस्तखत हुए तब क्योटो में पीएम नरेंद्र मोदी और मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी मौजूद थे। इस करार में वाराणसी को मॉडर्न बनाने की बात है। पीएम नरेंद्र मोदी को क्योटो पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की। ओसाका एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे क्योटो पहुंचे, जहां के स्टेट गेस्ट हाउस में मेजबान पीएम उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने शानदार डिनर पार्टी दी। क्योटो के स्टेट गेस्ट हाउस में ये दावत दी गई थी, जिसमें कई तरह के व्यंजन मोदी के लिए परोसे गए। जापान के स्मार्ट सिटी क्योटो के सरकारी गेस्ट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने मछलियों को चारा भी खिलाया। इस मौके पर उनके साथ मेजबान प्रधानमंत्री शिंजो अबे भी थे। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी सियासी बवाल पर अब हिंसा होने लगी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में देर रात पुलिसिया कार्रवाई में 7 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दरअसल लाठियां लेकर हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर पीएम नवाज शरीफ के आवास की ओर बढ़ने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने संसद परिसर का गेट तोड़ दिया। लिबर्टी चौक पर भी तोड़फोड़ की। इमरान खान और कादरी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इस्लामाबाद में कार्रवाई के बाद कराची, लाहौर और मुल्तान में भी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। देर रात लोग सड़कों पर आ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे पहले कादरी ने कल एक बार फिर से शरीफ को गद्दी छोड़ने के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी, जिसको सरकार की ओर से सिरे से खारिज किया गया। पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं सरकार ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 19 रुपए सस्ते कर दिए। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बिजली पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग सड़कों पर उतर आए, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। दिल्ली पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर से दाग लगा है। आरोपी की घूस नहीं देने पर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने एक शख्स पर ईंट से हमला कर दिया। पीड़ित के मुताबिक अवैध निर्माण को लेकर आरोपी पुलिसकर्मी लगातार घूस की डिमांड कर रहा था। पुलिस ने हंगामे के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उसे लाइन हाजिर किया गया। यूपी के मऊ में इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। दरअसल किसी ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दी। इसी दौरान उसकी कुछ यात्रियों से झड़प हो गई। कहासुनी के बाद जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ यात्री ट्रेन पर पथराव करने लगे। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के गाजियाबाद में एक विवाहिता के साथ कुछ तांत्रिकों ने गैंगरेप की कोशिश की। दिल्ली के रहने वाली इस महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई। औलाद की चाहत में वो तांत्रिक के पास गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया है। यूपी के फैजाबाद में नेत्रहीन नाबालिग दलित छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ पुलिस ने बीती रात पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी के साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रवि की गिरफ्तारी लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके से हुई। आरोप है कि एक शख्स को धमकाने और उसे वसूली करने के मामले में रवि ने अमन मणि त्रिपाठी का साथ दिया था। आरोपी रवि की दादी कांग्रेस की पूर्व विधायक रह चुकी है। चुनाव आयोग ने यूपी सरकार को मुरादाबाद के एसएसपी धर्मवीर यादव को हटाने का निर्देश दिया है। बीजेपी ने एसएसपी धर्मवीर यादव को एसपी सरकार का एजेंट बताते हुए आयोग से उन्हें हटाने की मांग की थी। मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दौरान बूथों पर वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग का इस बात के लिए आभारी हूं कि निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रार्थना की थी, उसको आयोग ने स्वीकार किया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर आयोग ने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। इलेक्शन कमीशन ने अगर ऐसा कहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि यूपी सरकार को उसके मुताबिक कदम उठाना चाहिए। बीजेपी के फायरब्रेंड नेता योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करते हुए कहा कि जहां भी उनकी संख्या 10% से ज्यादा है, वहां दंगे होते हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक और विवादित बयान सामने आया है। मांझी ने कहा है कि चूहा खाना खराब नहीं होता, मैं भी खाता था। दरअसल बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों के चूहा खाकर जिंदा रहने की खबर पर मांझी से सवाल किया गया था, जिस पर मांझी ने यह बयान दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस आज साझा घोषणा पत्र जारी करेंगी। साझा घोषणा पत्र आज अंबाला में आयोजित रैली में जारी किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। रैली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर में चारों ओर हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जन चेतना पार्टी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई ने एनडीए से नाता तोड़कर पंडित विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का आज 4 अलग अलग जगहों पर समापन समारोह होगा। होडल में विजय संकल्प यात्रा में खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। पानीपत में विजय संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जबकि जींद में सुषमा स्वराज और झज्जर में नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक की। बैठक में अजय माकन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नवीन जिंदल के अलावा कई नेता शरीक हुए। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हरियाणा में हुड्डा सरकार ने काफी काम किया है और इन उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत काम हुआ है। हर वर्ग के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत काम किया है और इस बात की इसका प्रचार करने की आवश्यकता है। हमने प्रचार के सभी माध्यमों का सदुपयोग करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, युवा वर्ग तक पहुंचाएं, सभी वर्गों तक, जो कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां रही हैं पिछले 10 वर्षों की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने विश्वास के आरोपों को खारिज किया, साथ ही कानूनी कार्रवाई पर विचार किए जाने की बात कही। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खुलासे से दिल्ली की सियासत में फिर से खलबली मच गई है। कुमार विश्वास ने दावा किया कि बीजेपी के एक सांसद ने उन्हें दिल्ली का सीएम बनने की पेशकश की थी। कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि बीजेपी सांसद ने आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से बात होने का दावा किया था और कहा था कि आपके नाम पर आप पार्टी के कई विधायक बीजेपी के साथ आ जाएंगे। कुमार विश्वास उस बीजेपी सांसद का नाम बताने को तैयार नहीं जिन्होंने उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि मित्रों के बीच हुई बात को वो सार्वजनिक नहीं करने वाले। सीएम पद का लालच देने वाले बीजेपी सांसद का नाम भले ही कुमार विश्वास नहीं बता रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया है कि वो सांसद मनोज तिवारी हैं। जिन मनोज तिवारी पर कुमार विश्वास को सीएम पद का लालच देने का आरोप लगा है, वो इसे आम आदमी पार्टी का शिगुफा बता रहे हैं। तिवारी ने यह भी कहा कि सीएम या फिर सरकार बनाने को लेकर कुमार विश्वास से कोई बातचीत नहीं हुई। मनोज तिवारी ने माना कि कुमार विश्वास से उनकी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कुमार को उन्होंने कोई ऑफर नहीं दिया है। मनोज ने यह भी कहा कि कुमार विश्वास से मेरा नाम नहीं लिया है। चलिए आगे खबरों की ओर करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का यह भी कहना है कि उन्हें इस बात का अधिकार ही नहीं कि वो किसी को सीएम पद ऑफर करें। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने भी कुमार विश्वास से उस बीजेपी सांसद का नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा जिन्होंने उन्हें सीएम बनाने की बात कही थी। राज्यपाल पद से इस्तीफा देते ही शीला दीक्षित की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। मानहानि के केस में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते उन पर जुर्माना लगा। दरअसल दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पर मानहानि का केस दायर किया था, लेकिन कोर्ट के नोटिस के बाद भी वो पेश नहीं हुई, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने उन पर 3 लाख का जुर्माना लगा दिया। बंगाल के चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में अभिनेता और टीएमसी से राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। यह पूछताछ मुंबई में अगले हफ्ते हो सकती है। इससे पहले ईडी ने भी मिथुन से पूछताछ की। बिहार में बीजेपी नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। राधामोहन सिंह ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली कि सुशील मोदी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि सुशील मोदी बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है और लोकप्रिय भी। बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। बैठक में आज 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी की मुंबई यूनिट के 500 वॉलंटियर्स ने एक साथ पार्टी छोड़ दी है। इनका आरोप है कि स्वराज की बात करने वाली पार्टी में ही स्वराज नहीं, देश में क्या लाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के 100 दिन की कामकाज का लेखा जोखा देश के सामने रखा। जेटली ने कहा कि देश की माली हालत सुधर रही है और महंगाई भी धीरे धीरे घट रही है। जेटली ने कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय घाटा कम करना है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 30 साल बाद एक बार एक पार्टी की सरकार बनने से फैसले लेना आसान हुआ और अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 5.7% की विकास दर हौसला बढ़ाने वाला है। कांग्रेस मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में जीडीपी में हुई वृद्धि का क्रेडिट मोदी सरकार को देने को तैयार नहीं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार का श्रेय यूपीए सरकार को जाता है। जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकियों से सेना की मुठभेड़ जारी है। कालारूस में हुई इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल। कुपवाड़ा के कालारूस में आर्मी ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और अंधाधुंध फायरिंग चल रही है। कालारूस में जंगल से सटे इलाके में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं। इन जंगलों में 3-4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना के जवान इन आतंकियों को खोज निकालने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। कुपवाड़ा में पिछले एक हफ्ते से आतंकियों के साथ रह रहकर मुठभेड़ चल रही है जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 6 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। 3 दिन की हिरासत में रह रहे रकीबुल हसन ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सूत्रों की माने तो पुलिसिया पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो सरकारी अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करता था। इसके पहले इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत से तारा शाहदेव ने कहा था कि रकीबुल लड़कियां सप्लाई करता है। रांची लव जिहाद मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के दोस्त रोहित का बयान सामने आया है। रोहित के मुताबिक रंजीत कोहली दूसरों को सरकार कहकर बुलाता था और ये उसका तकिया कलाम था। साथ ही उसने ये भी कहा कि अपनी दोस्ती के दौरान उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि रंजीत कोहली का नाम रकीबुल हसन भी है। लव जिहाद के एक मामले में रांची की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सैयद इरफान नारिफी को 10 साल की सजा सुनाई है। इरफान पर आरोप है कि उसने एक महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की चपेट में नजर आ रही है। यूपी के बांदा में प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खोलने के लिए लोगों से 50 से 200 रुपए तक वसूली जा रहे हैं। फॉर्म, फोटो, पासबुक, एटीएम कार्ड के नाम पर लोगों से 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक वसूली की जा रही है। बांदा के जनसेवा केंद्र में बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज देने के एवज में ये वसूली खुलेआम हो रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मंदिर तोड़े जाने के मामले में आईएएस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी में बिजली कटौती पर बवाल जारी है। अलीगढ़ में कटौती के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली घर के सामने बिजली विभाग के अधिकारियों और यूपी सरकार का पुतला फूंका, जमकर आगजनी भी की। भीषण कटौती की मार झेल रही जनता ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में अंध विद्यालय के 5वीं की एक छात्र को छत से फेंकने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि छात्र छत पर टहल रहा था। एमपी के भोपाल के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रैगिंग की खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बीई के इस छात्र से उसके सीनियर ने धुएं से छल्ला बनाने और गाना सुनाने को कहा था। रैगिंग के इस केस की बाबत जब संस्थान के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंप दिया गया है। भोपाल में ओरिएंटल कॉलेज के इस छात्र के साथ रैगिंग के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुश्किलों से जूझ रही रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के खिलाफ अब उसके निवेशकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। हाथों में काले झंडे, काले गुब्बारे लिए ये निवेशक डीएलएफ से खासे नाराज है। गुस्साए लोग डीएलएफ पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बागमती नदी की उपधारा पर 25 करोड़ रुपए की लागत से बना बसघट्टा पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया। मुजफ्फरपुर के कटरा में बने इस पुल को दोनों तरफ से सड़क से जोड़ने का काम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये धंस गया। पुल के धंसने की बाबत जब बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से सवाल किया गया तो उसका कहना है कि नदी के कटाव के कारण पुल की नींव धंस गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के चलते यह हादसा हुआ। बिहार के खेल मंत्री विनय बिहारी ने बेगूसराय के गांधी स्टेडियम का औचक निरीक्षण किया। गुजरात के सुरेंद्रनगर में धोनी ध्वजा डैम में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। हरियाणा के गुड़गांव में बदमाशों ने एटीएम पर धावा बोलकर उसे लूटने की कोशिश की। विरार बागड़ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के 3 छात्रों की मौत के मामले में 2 और टीचरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ छात्रों को पीटने का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। दिल्ली में भले ही महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इंडिया न्यूज के कैमरे में ज्यादातर महिलाएं बिना हेलमेट के नजर आई।
जानलेवा वायरस इबोला से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने जेडमेप नाम की दवा से इबोला के प्रभावित 18 बंदरों को ठीक कर दिया है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि रूस किसी संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता, हमारे खिलाफ होने वाली हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।